रितेश हमारे साथ में मौजूद है। और सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो स्थिति बयानबाजी की बनी हुई है, चाहे देश के बाहर की बात की जाए, चाहे देश के अंदर जो आपत्तिजनक टिप्पणी है उसको लेकर अखबारों में हर रोज खबरें प्रमुखता से बनी हुई है। आज अगर बात करें अखबारों में इससे संबंधित खबरें, तो भारत ने रावलपिंडी एयरबेस पर मिसाइल दागी थी। वहां से 8 किलोमीटर दूर था मौजूदा हेडक्वार्टर। तो ब्रह्मोस का खौफ, पाक आर्मी कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर पहाड़ में शिफ्ट करेंगे ताकि पहाड़ों में 10 किलोमीटर की सुरंग में सुरक्षित रहे। दुनिया का पहला सैन्य हेडक्वार्टर, यहाँ कमर्शियल हाई राइज बिल्डिंग भी होगी। साथ ही इसकी जो तैयारी जो की जा रही है भारत सरकार की, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा बजट के लिए 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देगी। कुल 7 लाख करोड़ रुपए होगा। तो इसमें समझा जा सकता है कि भारत ने रावलपिंडी एयरबेस पर मिसाइल दागी थी। वहां से 8 किलोमीटर दूर था मौजूदा हेडक्वार्टर और ब्रह्मोस के खौफ से पाक आर्मी कंट्रोल रूम हेडक्वार्टर पहाड़ में शिफ्ट करेंगे। ये खबर भी काफ़ी प्रमुखता से है। इसके अलावा अगर देश में अगर बात की जाए तो रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाक को दी मदद पर फिर सोचे IMF, पैसा टेरर फंडिंग में ही जाएगा। राजनाथ ने ये चेतावनी भी दी है कि जितनी देर 23 मिनट में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में ही सैनिकों ने दुश्मनों को निपटा दिया। पाकिस्तान जहां खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। भारत ने पाक को अभी प्रोबेशन पर रखा है। गतिविधियां ठीक नहीं रही तो भारत और भी कठोर कदम उठाएगा, ये राजनाथ सिंह का कहना है। इस बीच नूर एयरबेस को लेकर जो बातें कही जा रही थी, पाकिस्तान ने भारत के दावे को खारिज कर रहा था, लेकिन अभी एक खबर निकल के सामने आ रही है कि पाक प्रधानमंत्री ने ये मान लिया है कि नूर एयरबेस पे हमला हुआ था। मुनीर ने देर रात बताया था भारत ने कई इलाकों को निशाना बनाया था। तो पाकिस्तानी PM शहबाज ने शुक्रवार रात इस्लामाबाद में हुए एक कार्यक्रम में ये बातें कही और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये माना कि नूर खान एयरबेस, जो उनका काफ़ी महत्वपूर्ण एयरबेस पर उसको हमला करने की बात मानी है, जो पहले वो नहीं मान रहे थे। ये खबर भी प्रमुखता से है और उन्होंने ये कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने उन्हें सेफ लाइन पर फोन पर बताया कि भारत की बैलिस्टिक मिसाइलें ने नूर खान एयरबेस के कुछ अन्य इलाकों को निशाना बनाया है। शरीफ ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की वायुसेना ने देसी तकनीक और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल कर देश को बचाया। चीन से मिले जेट्स की आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन इधर रक्षा मंत्रालय भारत ने बताया कि 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से हुए हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश-3 ने नाकाम किया था। ये पूरी तरह से स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है, ये तीनों सेनाओं के पास मौजूद है। तो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद में लगातार दोनों देशों के बीच बयानबाजी जारी है। भारत ने तो कई सारे सबूत भी पेश किए हैं कि किस तरह से पाक के कई एयरबेस को पर सीधे सीधे अटैक किया गया, तबाह भी किया गया और उसके सैटेलाइट इमेज को लेकर लगातार बातें हो रही है। लेकिन देश के अंदर जो आपत्तिजनक टिप्पणी है, मध्य प्रदेश के एक मंत्री लगातार सुर्खियों में थे। अब एक अन्य मंत्री मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। तो लिहाजा अब इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। आपत्तिजनक बयान मध्य प्रदेश के मंत्री शाह के बाद डिप्टी CM देवरा घिरे। मंत्री के बाद डिप्टी CM के बिगड़े बोले कि सेना को PM के चरणों में नतमस्तक उन्होंने बता दिया है। और इधर मंत्री विजय शाह के बयान पर कल जब हमने चर्चा की थी तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान भी लिया है, फटकार भी लगाया है कि FIR जो दर्ज किया गया है उसमें कहीं से भी शाह पे गंभीर आरोप नहीं लगाए गए हैं, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज नहीं किया गया है। तो मंत्री शाह को लेकर जो खबर है कि कर्नल सोफिया पर टिप्पणी मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को सुनवाई होगी। शाह ने हाई कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी है। दूसरी ओर शाह के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर में एक परिवारवाद यहाँ पे दर्ज हुआ है। प्रियंका गांधी ने भी इस बयान पर आपत्ति जताई है, लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की शर्मनाक टिप्पणी के बाद डिप्टी CM जगदीश देवरा विवादों में घिरा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देवरा ने जबलपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक हैं। कांग्रेस ने इसे सेना का अपमान बताते हुए देवरा को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तो ये खबर भी यहाँ पे काफ़ी प्रमुखता से है। और देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। रायपुर में भी घरी चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए थे। तमाम
प्रदेश के मंत्री, सांसद, विधायक भी शामिल हुए थे। आज पंचायत स्तर पर भी तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश भर में निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जसपुर दौरे पर रहेंगे, वहां पे वो तिरंगा यात्रा में शामिल भी होंगे। ये खबर भी आज प्रमुखता से अखबार में बनी है, क्योंकि समाधान शिविर में लगातार वो कई जगह पहुंचे। कल खैरागढ़ मोहला में उनका समाधान शिविर में औचक निरीक्षण भी हुआ और उससे संबंधित कई सारी खबरें आज अखबार में बनी हुई है। मैं नितेश के पास जाना चाहूँ। नितेश, अगर अन्य खबरों की बात की जाए तो क्या क्या खबरें आप देख पा रहे हैं? जी, जो आज बता दूं कि अखबारों में प्रमुखता से रखा गया है, माओवादियों का गढ़ रही करेगुट्टा पहाड़ी की प्राचीन गुफाएं बनेगी पर्यटन का केंद्र। जी आपको बता दें कि माओवादियों के कब्जे से मुक्त हुई बस्तर के बीजापुर स्थित करेगुट्टा की पहाड़ी अब बता रहे हो कि पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगी और पर्यटन के स्थल के रूप में जानी जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले ही 75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप बता दें कि जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग इन प्राचीन गुफाओं के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने का योजना बनाया रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि स्थानीय मान्यता है कि पांडव अपने 13 साल के वनवास के दौरान यहाँ बेदम गुफा में कुछ समय ठहरे हुए थे। वहीं लोक कथाओं की माने तो बताया जा रहा है कि लोक कथाओं के अनुसार भीम तथा युधिष्ठिर ने यहाँ देवी की पूजा की थी। वेदम का नाम वेद और बता के वेदांत से प्रेरित हुआ है और बता कि इसे महाभारत काल के आध्यात्मिक ज्ञान एवं साधना से भी जोड़कर देखा जाता है। उसूर आपको बता दें कि उसूर क्षेत्र में स्थित इस पहाड़ी से लगे नीलम सराय जलप्रपात और नंबी जलधारा अब तक नजारों से उलझे हुए थे, लेकिन अब बता दूं कि सरकार भी अब करेगुट्टा की पहाड़ी जो नक्सलियों के कब्जे में थे, जो नक्सलियों के कब्जे से वो अब तक आपको बता दें कि हट चुकी है। जवानों ने अपना कब्जा जमा लिया था और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक सौंदर्य करेगुट्टा की पहाड़ियां ऊपर छुपी हुई थी वो अब देखने को मिलेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अगर पर्यटकों की बात करी जाए तो बस्तर के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों, क्योंकि आदिवासी कल्चर और बता दूं कि जो बस्तर के क्षेत्रों में जो आदिवासी कल्चर है, वहाँ के जो बस्तर के नेचर है, इन सब चीजों को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी प्रयास किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक है वो बस्तर में आए और जो अभी करेगुट्टा की पहाड़ियों की जो खूबसूरती थी, जो झरने हैं, जो गुफाएं हैं, वो नक्सलियों की वजह से कहीं ना कहीं देखने को मिलता था कि नक्सलियों को उस पर कब्जा था। अब बता दो कि वो आजाद हो चुका है। हमारे जवान जो सक्सेसफुल ऑपरेशन चलाए और कहीं ना कहीं ये करेगुट्टा की पहाड़ी जो कि पूरी तरह से अब आजाद है, तो पर्यटनों का इधर ध्यान भी आकर्षित करने के लिए सरकार प्रयास में लगी हुई है। और अब तक का जो सबसे बड़ा जो बता दो कि विश्व में सबसे बड़ा चलने वाला जो दशहरा है, उस दशहरे में बता दो कि विदेशों से भी पर्यटक आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर भी है बस्तर का पूरा भ्रमण करने के लिए। और इन दिनों आपको बता दें कि अब करेगुट्टा की जो पहाड़ी जो कभी नक्सल से ग्रस्त थी और नक्सल मुक्त हो चुकी है, अब वहां भी पर्यटक पहुंचेंगे। अब देखिए कि विश्व के टॉप 10 में बस्तर का एक विलेज जिसका नाम शामिल हुआ पर्यटन के क्षेत्र में, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार बस्तर में पर्यटन को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी प्रतिबद्ध है और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि बस्तर की पहचान पर्यटन के क्षेत्र में होगी। लगातार नक्सली पीछे खदरे जा रहे हैं और देखिए कि अभी तक जिस तरह से नक्सलियों का जो गढ़ था, यहाँ तक के फोर्स नहीं पहुंची हुई थी। ये एकदम सेफ जोन था नक्सलियों का और आप समझ सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आईईडी वहाँ पे प्लांट किए हुए थे और एक एक कदम जवानों के लिए भारी था। एक कदम आईईडी पर पड़ता तो भारी नुकसान उठाना पड़ता फोर्स को। और देखिए काफ़ी सहूलियत और काफ़ी सुरक्षित तरीके से जवानों ने कोई रिस्क नहीं लिया। पहले आईडी को निकाला गया, वो आईडी आप देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिखाया भी गया। और लेकिन इसमें एक बात, जो डॉग था जिसने काफ़ी मददगार साबित हुआ था, जो 1 साल से ही शामिल था सीआरपीएफ के बटालियन में, उस डॉग की मौत हो गई इसी आईईडी ब्लास्ट में। कुछ जवान जख्मी भी हुए, जिनसे मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में की। और देखिए उस डॉग को सम्मान भी दिया गया, उसको दफनाया भी गया, उसको सैल्यूट भी किया गया, उसको अंतिम विदाई भी दी गई। काफ़ी दर्दनाक वो लम्हा रहा जिस डॉग ने वहाँ पे आईडी की पहचान कर कहाँ आईडी छिपा हुआ है और जवानों को के लिए रास्ता महफूज कराया। उस डॉग के बलिदान को समझा जा सकता है। और इस भावुक वीडियो को देखकर लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे ये वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ। नितेश, मुझे लगता है कि उस डॉग की भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस ऑपरेशन जी, कहीं ना कहीं कही जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बता दो कि रोलो K9 उस डॉग का नाम था और देखा गया कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है,
क्योंकि एक डॉग जो कि जवानों के लिए रास्ता महफूज करता हुआ नजर आया था। और बता दूं कि करेगट्टा का जो ऑपरेशन है अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन बताया जा रहा है। और इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को बता दूं कि हर एक कदम पे आईडी का खतरा रहता था, और वो रोलो जो डॉग था वो कहीं ना कहीं उस खतरे से जवानों को महफूज ले जाता था। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक दुर्घटनाग्रस्त आईडी के चपेट में आने के कारण कहीं ना कहीं वो भी शहीद हो गया। जी चलिए, तो नक्सल क्षेत्र से ये महत्वपूर्ण खबर करेगुट्टा की पहाड़ियों पर जिस तरह से ऑपरेशन चलाया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी एक दिन पहले ही वहाँ पे जवानों से उन्होंने मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया और जवानों से मिलकर उन्होंने इस ऑपरेशन को समझा, जाना और उनके साथ में बातचीत करते हुए उनके साथ में भोजन भी किया, रात्रि विश्राम भी उन्होंने बीजापुर में किया। लेकिन बीजापुर से एक भावुक कर देने वाला एक और वीडियो जो काफ़ी चर्चाओं में है, वो है भावुक पल, चाबी पाते ही सीएम को बेटे जैसा दुलार। ये देखिए, ये वृद्ध महिला, और आज अखबारों ने इसे प्रथम पृष्ठ पर भी रखा है कि बीजापुर जिले के उसूर विकास खंड के करेगुट्टा पहाड़ी की तलहट्टी में स्थित गांव, देखिए करेगुट्टा पहाड़ी जहां पे नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, वहां पे नक्सलियों ने ग्रामीणों को बोल दिया था कि आप इस पहाड़ी की तरफ ना आए, आईडी प्लांट है, आईडी ब्लास्ट में आपकी जान जा सकती है। तो इसके लेकर उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी, ग्रामीणों से अपील भी की थी। उसी की तलहट्टी में एक जो गांव जहां स्थित है, वहां पे भावुक कर देने वाला पल सामने आया है। वहां की रहने वाली वृद्ध महिला सुशासन तिहार में प्रधानमंत्री आवास की चाबी मिलने पर जो 62 वर्षीय सम्मी दुर्गम भाव को उठी और चाबी लेते हुए स्नेह भरे हाथों से सीएम के गालों को उन्होंने छुआ, फिर होठों को हाथ लगाया जैसे कोई माँ बेटे को आशीर्वाद दे रही हो। तो ये तस्वीर जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। देखिए, एक तरफ पीएम आवास में कई लोगों को घर नहीं मिला है, ऐसे वृद्ध अपील भी करते नजर आ रहे हैं, आवेदन भी कर रहे हैं, मंत्रियों के चक्कर भी लगा रहे हैं और उनको अभी तक पीएम आवास नहीं मिला जो उसके हकदार है, और लिहाजा अब उन्होंने पीएम आवास को लेकर अपनी अंतिम इच्छा भी जताई है। ये भी खबरें काफ़ी प्रमुखता से सोशल मीडिया पे है। लेकिन एक देखिए भाव कर देने वाला पल की सुशासन त्याग में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चाबी सौंपी, तो किस तरह से माँ जो अपने बेटे को आशीर्वाद देती है, जो प्यार करती है, वैसा नज़ारा उस मंच पर देखने को मिला और वो तस्वीर आज अखबारों में भी काफ़ी प्रमुखता से बनी है। एक खबर जो सबसे संबंधित है, जो लोग भी पासपोर्ट बनवाते हैं उन्हें दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है और बहुत सारी अड़चनें आती है, पुलिस वेरिफिकेशन में भी दिक्कतें आती है। लेकिन अब प्रदेश के जिन जिलों में पासपोर्ट दफ्तर नहीं है वहाँ चलेगी वैन, पासपोर्ट दफ्तर घर आएगा, दस्तावेजों की जांच होगी, बायोमेट्रिक स्कैनिंग वैन में ही होगी, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में पता चलेगा गाड़ी कब कब कहाँ जाएगी। तो मोबाइल वैन से पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए लोगों को अलग से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। लोग सुविधा के अनुसार टाइम स्लॉट बुक करा सकेंगे, दिन भी चुन सकेंगे। अपॉइंटमेंट बुक कराने से लेकर दस्तावेज सत्यापन तक की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। और आवेदन करने के लिए पासपोर्ट पोर्टल india.government.in वेबसाइट पर लॉग इन कर स्लॉट बुक कराना होगा। अलग अलग प्रक्रियाओं में मोबाइल वैन के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। स्लॉट बुक होने के बाद वैन तय समय पर इलाके में पहुंचेगी जहां पूरी प्रक्रिया की जाएगी। तो 19 साल में 6 लाख लोगों ने पासपोर्ट यहां पे बनवाया है। रायपुर में 2007 में पासपोर्ट दफ्तर खुलने के पहले एक लोगों को नया पासपोर्ट बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता था। पहली बार दफ्तर खुला तो उस वर्ष 45 पासपोर्ट बने थे। इसके बाद हर साल पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या बढ़ती गई। पिछले 30 साल से हर साल 50,000 से ज़्यादा लोग पासपोर्ट बनवा रहे हैं। तो पासपोर्ट को लेकर जो सहूलियत है अब वो लोगों को मिलने जा रही है। ये खबर भी काफ़ी प्रमुखता से है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मैच को रोक दिया गया था, लेकिन आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। 8 दिन गैप के बाद T20 लीग फिर शुरू। पंजाब दिल्ली का रद्द मैच 24 को। टीमें अस्थायी खिलाड़ी जोड़ सकेंगी। 18 दिन में 17 मैच होंगे। आज बेंगलुरु जीती तो प्ले ऑफ है। प्ले ऑफ में कोई टीम तय नहीं, रेस में 7 टीमें हैं। भारतीय खिलाड़ी लौटे और 6 विदेशियों पर संशय की स्थिति बनी हुई है। तो प्ले ऑफ शेड्यूल अगर देखा जाए तो क्वालिफायर 1 29 मई, एलिमिनेटर 30 मई, क्वालिफायर 2 1 जून और फाइनल 3 जून को होगा। पहले 25 मई को होना था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की वजह से मैच स्थगित भी कर दिया गया था। अब इसकी तारीख का ऐलान भी हो चुका है और आज से ये मैच शुरू भी होने जा रहा है। भारतीय खिलाड़ी लौटे, 6 विदेशियों पर संशय है। गुजरात बटलर प्ले ऑफ मिस करेंगे। मेडिस जुड़े। बेंगलुरु सॉल्ट लिविंगस्टोन सेफर्ड लौटे।
हेज लुइड पर संशय की स्थिति है। तो कई जो विदेशी खिलाड़ी है कुछ पे संशय की स्थिति है, कई नए खिलाड़ी जुड़ गए हैं विदेशी, तो लिया जाए ये भी खबर प्रमुखता से है। लेकिन एक भावुक पल रोहित शर्मा के लिए, जिसको उन्होंने बयान भी किया, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा के नाम पर स्टैंड होगा। तो वानखेड़े स्टेडियम में शुक्रवार को रोहित शर्मा के नाम पर एक स्टैंड का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पे रोहित ने कहा, बचपन में सपना था कि मैं मुंबई और भारत के लिए खेलूं, पर यह सम्मान सपने में भी नहीं सोचा था। वानखेड़े में सचिन तेंदुलकर एवं सुनील गावस्कर के नाम पर भी स्टैंड है। तो देखिए रोहित शर्मा का जो योगदान है भारतीय क्रिकेट में वो अविस्मरणीय है, और निश्चित तौर पर एक स्टैंड उनके नाम पे होने पर ये सम्मान पाकर वो बहुत भावुक भी नजर आए, जिसको उन्होंने बयान भी किया। चलिए कुछ अन्य खबरों को और देखा जाए। नितेश, बिलासपुर, आपको देखिए बिलासपुर की खबर बता रहा हूँ, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की। फिर 16 कोच के साथ चलेगी बिलासपुर नागपुर वंदे भारत। बताया जा रहा है कि महंगे टिकट के कारण नहीं मिले यात्री, हटाए गए थे 8 कोच। समर सीजन में इसकी डिमांड बढ़ गई। बताया जा रहा है कि बिलासपुर से नागपुर तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 की जगह अब 16 कोच के साथ चलाई जाएगी। बता दें कि बिलासपुर नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में यात्री कम होने के कारण 16 कोच को हटाकर 8 कोच कर दी गई थी, लेकिन बढ़ते डिमांड और यात्रियों की डिमांड को देखते हुए इसको बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बता दें कि बिलासपुर से नागपुर के लिए एग्जीक्यूटिव चेयर कार का किराया 2240 रुपए है। वहीं बताया जा रहा है कि जबकि चेयर कार का किराया 1240 रुपए तय किया गया है। बताया जा रहा है कि दरअसल वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत छत्तीसगढ़ में 11 दिसंबर 2022 को हुई थी। शुरुआत में इस ट्रेन में परिचालन को लेकर रेल प्रशासन के साथ साथ लोगों में भी भारी उत्साह देखने को मिला था। वहीं स्वदेश में निर्मित सेमी हाई स्पीड सेल्फ वर्ल्ड ट्रेन में कई तरह की विशेषताएं देखने को मिली थी। महंगे टिकट के चलते यात्रियों की संख्या कम इसमें देखने को मिली थी। इस कारण आपको बताया जा रहा है कि जो 16 कोच उसको हटाकर 8 कर दिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि ये देखना है कि उद्देश्य से जो बढ़ती यात्रियों की डिमांड है, बिलासपुर से नागपुर के बीच यात्री का जो डिमांड बढ़ते जा रहा है, लेकिन ट्रेन में महंगी टिकट के चलते कुछ समय बाद ही यात्रियों की संख्या कम होने लगी। इसके चलते रेलवे ने इसे बंद करने की तैयारी में थी। हालांकि रेलवे ने ट्रेन को बंद करने के बजाय अप्रैल 2023 में 16 कोच को हटाकर 8 कोच कर दिया था। तब बता दें कि यह ट्रेन 8 कोच के साथ चल रही थी। अब बता दूं कि यात्रियों का डिमांड बढ़ रहा है, इस कारण इसको 8 कोच से फिर से 16 कोच करने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि 4 कोच में रिपेयरिंग का काम अभी चल रहा है और जल्द ही रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाएगा। उसकी वजह से जो 8 कोच की जो बता दूं कि वंदे भारत चल रही थी, अब वो 16 कोच में फिर चलेगी, क्योंकि यात्रियों का डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। चलिए एक खबर पे आना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों के जो मददगार रहे उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, और सेना बोली है कि 2 ऑपरेशन में 6 टेररिस्ट मारे गए थे। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार भी किया गया। ये तीनों लश्कर तैयबा के लिए काम करते थे। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग भी हुई। पीएम मोदी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई। और जानकारी ये मिली है कि रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान की तरफ से हुए हमले को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाशवीर ने नाकाम किया था। ये स्वदेशी डिफेंस सिस्टम तीनों सेनाओं के पास मौजूद है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को ब्रीफ करेगा भारत। इसी बैठक में फैसला भी हुआ है कि भारतीय सांसद थरूर ओबीसी रह सकते हैं इसमें शामिल। तो ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सांसद दुनिया को ब्रीफ करेंगे। केंद्र सरकार सभी दलों के चुनिंदा सांसदों को 22 या 23 मई से 10 दिन के विदेश दौरे पर भेज रही है। ये सांसद अमेरिका, यूके, दक्षिण अफ्रीका, कतर और यूएई जाएंगे। इनमें बीजेपी से अनुराग ठाकुर और अपराजिता सारंगी, कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद और AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी भी हो सकते हैं। सांसदों को विदेश यात्रा के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तो विदेश मंत्रालय ने सांसदों को डिप्लोमेटिक मिशन के लिए रवाना होने से पहले जानकारी देगा। डेलीगेशन में 5-6 सांसदों के 8 ग्रुप्स होंगे। सांसदों के साथ विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी भी मौजूद रहेगा। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब पूरी दुनिया को भारत ये बताने निकलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकवादी स्थिति थी पहलगाम घटना को लेकर, उसके बाद भारत ने जो कदम उठाया और किस तरह से पड़ोसी देश पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने जहां भ्रम की स्थिति पैदा की, कई सारी गलत जानकारियां दी, उस पर जो स्थिति है भारत साफ भी करेगा और भारत अपनी मजबूत स्थिति भी बनाएगा। इसके अलावा विजय शाह के केस में जो अगली सुनवाई है 19 तारीख को होगी। धरने पर बैठे कांग्रेस MLA हिरासत में लिए गए। मध्य प्रदेश में लगातार इस पे
आंदोलन हो रहा है। कोविड को लेकर ये खबर आ रही है कि कोविड की नई लहर का एशिया में खतरा बढ़ा है। बढ़े संक्रमण हांगकांग, सिंगापुर में मामले बढ़े हैं। एशिया के बाकी हिस्सों में भी फैलने का खतरा है, ऐसा बताया जा रहा है। और निश्चित तौर पर एशिया में से बढ़ने के खतरे को लेकर ताकीद भी किया गया है। ये खबर भी काफी प्रमुखता से, कुछ संक्षिप्त खबरों को देखें नीतीश जी। मौसम की खबरों पर आना चाहूंगा। 5 दिन आंधी बारिश, 11 में येलो अलर्ट जारी किया गया है, 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य दक्षिण छत्तीसगढ़ में गिर सकती है बिजली, 41 डिग्री के साथ बिलासपुर सबसे गर्म रहा। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर से मिजाज अपना बदल लिया है। भीषण गर्मी झेल रहे प्रदेशवासियों को अब तेज आंधी के साथ गरज चमक और बारिश का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने 17 से 21 मई तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि इसमें 7 जिलों को ऑरेंज अलर्ट जबकि 11 जिलों को येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान तेज हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने के आसार भी बताए जा रहे हैं और पानी की संभावनाएं अधिक देखने को मिलेगी। खासकर मध्य और दक्षिण बता रहे कि छत्तीसगढ़ में इसका असर ज्यादा देखने मिलेगा। वहीं तापमान की बात करें तो बिलासपुर का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं बताया जा रहा है कि जगदलपुर में लगभग सबसे कम जो है सेल्सियस देखा गया है कि 23 डिग्री यहाँ का तापमान रहा, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता कि कुछ अन्य खबर है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा। जगदलपुर में मकान से 5 लाख जेवरात की चोरी, पुलिस ने पंजाब से आरोपी को किया गिरफ्तार। बस्तर में ट्रक ड्राइवर कराने आया था, ट्रक चलाने आया था और बता दो कि चोरी के अंजाम में ये फंस गया। आपको बता दें कि चोरी का वारदात को अंजाम दिया, पुलिस ने इसको पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पल्ली नाका के पास स्थित एक सोने मकान में आपको बता दें कि चोरों ने करीब 5 लाख रुपए से ज्यादा की जेवरात चोरी कर ली थी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद आपको बता दें कि उनके पास से चोरी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। आरोपी युवक को जेल भेज दिया गया है। मामला परपर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम मंगल सिंह उर्फ बतारगी मांगा है, जो कि पंजाब में अमृतसर के ग्राम टोंक का रहने वाला आपको ट्रक ड्राइवर के नाम पर बस्ता आया था। और कुछ दिन पहले पल्ली नाका के पास स्थित एक सोने मकान में रात के समय गांव में बोल दिया। बता दें कि वारदात के 2 दिन पहले इसने रेकी की थी। इसके बाद चोरी करने का इसने अंजाम दिया और बता दो कि इन आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग बताया जा रहा है कि इसमें 5 लाख रुपए का जेवरात ये चोर चोरी करके ले गया था और पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी चलिए, तो अखबारों की सुर्खियों में चलते चलते कुछ खबरों को संक्षिप्त में देख ले। रायपुर में 13 रेत घाट, इनमें से 5 में रोज हो रहा है अवैध खनन। अवैध खनन को लेकर आप देखिए कि सचिव स्तर की बैठक भी हुई और इसमें प्रदेश भर में जहां भी अवैध रेत खनन चल रहे हैं उस पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही गई। कहीं पर तो कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है, क्योंकि एक कांस्टेबल को रेत माफिया ने को ट्रैक्टर से रौंद दिया। उसके बाद में आप देखिए कि पूरे देश पर इस पर बहस छिड़ गई और उस कांस्टेबल की मौत से समझा जा सकता है कि रेत माफिया से जुड़े लोग किस तरह से सिस्टम पे हावी हैं। तो लिहाजा अवैध रेत खनन को लेकर अब कहीं ने कठोर कार्रवाई की बात कही जा रही है। इसके अलावा घर के सामने गंदगी करने से किया माना, मैनेजर की पिटाई, ये भी खबर निकल के सामने आ रही है। दबाव में हो रहे काउंटर केस। इसके अलावा अमानाका के शोरूम में 10 लाख का सामान चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार भी हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो एक खबर यह आ रही है कि बिहार सरकार ने यह फैसला किया है कि गया का नाम अब गया जी रहेगा। बिहार सरकार ने शुक्रवार को गया शहर का नाम बदल के गया जी करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला गया के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए लिया गया है। ये खबर प्रमुखता से व्हाट्सएप पे अब स्टेटस को फॉरवर्ड कर सकेंगे यूजर। व्हाट्सएप पे यूजर सब किसी और के स्टेटस को रीशेयर या फॉरवर्ड कर सकेंगे। ये बीटा वर्जन में टेस्ट हो रहा है। सुविधा शुरू होने के बाद किसी ने मेंशन नहीं किया तो भी उसे स्टेटस को शेयर कर सकेंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट के दूसरे लोग तब शेयर कर पाएंगे। अब फीचर को इनेबल किया जाएगा। ये व्हाट्सएप पे एक नया फीचर मिलने जा रहा है। वोडाफोन आइडिया को लेकर एक खबर यह है कि उन्होंने सरकार से मदद की गुजारिश की है। वित्तीय संकट से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सरकार से मदद मांगी है और कंपनी ने चेताया कि यदि उसे जल्द सरकारी मदद नहीं मिली तो वो 2025-26 के बाद अपना संचालन जारी नहीं रख पाएंगे। कंपनी ने ये कहा है कि ऐसी स्थिति में उसे दिवालिया प्रक्रिया के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का रुख करना पड़ेगा।
कंपनी ने ये भी कहा है कि अगर सरकार ने मदद नहीं की तो सरकार की इक्विटी हिस्सेदारी की वैल्यू शून्य हो सकती है। तो वोडाफोन आइडिया से संबंधित ये खबर है। इसके अलावा तेलंगाना में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली नंदनी से सीधी बातचीत हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि अंत ही शुरुआत है। मेरे दादाजी की कही ये लाइन मुझे हमेशा प्रेरणा देती है, हालात कैसे भी हो मन स्थिर रखकर आगे बढ़ने में सफलता मिलती है। तो अंत ही शुरुआत है, इस मूल मंत्र के साथ उन्होंने इस वर्ल्ड प्रतियोगिता को लेकर महत्वपूर्ण बातें कही है। तो लिहाजा ये तमाम खबरें थी जिस पे हमने चर्चा की, और साधना न्यूज़ पे हर रोज़ अखबारों की सुर्खियों में अखबारों की प्रमुख खबरों पे चर्चा करते हैं। नितेश हमारे सहयोगी हमारे में मौजूद थे, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।